नाउ वी गोना डू ग्राफ्स ऑफ मोशन और हमारे पास टू कैटेगरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। नाउ आई हैव डिस्टेंस ऑन माय वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन माय एक्स एक्सिस और चार तरह के ग्राफ्स मैं आपको पढ़ाऊंगी एंड दैट विल बी इट। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं चार ग्राफ की टाइप्स को कंबाइन करके आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। So as long as you guys are comfortable with the basic idea of these graphs, you're good. Let me draw four shapes here. A horizontal line, a slant line going through the origin, an upward facing curve, like that, something like that, and a downward facing curve, something like that. दो ग्राफ्स आपके स्ट्रेट लाइंस हैं और दो ग्राफ्स आपके कर्व्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आपने ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ्स ऑफ मोशन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में देंगे, ठीक है। इधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो स्पीड किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी। जी बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। ये मैंने नोट लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। मैम, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन करेंगे या दूसरा भी हो सकता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा होगा। चार ग्राफ्स होंगे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के होंगे? हम्म, जरूरी नहीं है कि ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन के हों, लेकिन आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के ही सिनेरियोस पेपर में आते हैं। और मैम, हमें कैसे पता लगेगा स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ है? क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम जैसे कि ऐसे लिखा होगा कि अ कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ऐसा कुछ लिखा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब कर रहा ओके, सही है। है, ठीक है। अब आपके y एक्सिस पर डिस्टेंस है और x एक्सिस पर टाइम है, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या देगा? मैं आपको थोड़ा सा मैथ इधर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ इसका, लेकिन अगर वो आपको नहीं भी याद रहता तो एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, आपको याद कर लेना। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सॉलिड फाउंडेशन ऑफ दीज आइडियाज। आप में से किसी को ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद है? मैम, M1 वाला, हम्म, X1 X2 Y1 Y2। जी वही वाला। अच्छा, फॉर्मूलाज याद करना भी बहुत एक यूजफुल हैबिट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा उसको समझे कि हो क्या रहा है। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, कि कोई चीज कितनी स्टीप हो रही है, ठीक है। और स्टीपनेस हम कैसे फाइंड करते हैं? हम ऐसे फाइंड करते हैं कि वाई वैल्यू में एक्स वैल्यू की रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, वाई वैल्यू में एक्स वैल्यू की रिस्पेक्ट से कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर वाई, अगर पहले आप यहाँ पर थे फिर आप यहाँ पर चले गए, तो वाई वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू। तो इट्स लाइक चेंज इन वाई वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन योर एक्स वैल्यू। वहां से यू गेट y2 माइनस y1। चेंज कैसे आता है? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2। यहाँ पर टाइम ये x वैल्यू क्या थी, दैट डिवाइडेड बाय x1। सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैसे बन रहा है? यस मैम।
Gradient is change in your y value divided by change in your x value. That's where you get your y2 minus y1 divided by x2 minus x1 from. ठीक है, यहां से आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. अब आपकी y एक्सिस पर कौन सी टर्म है? डिस्टेंस. और x एक्सिस पर कौन सी टर्म है? टाइम. टाइम. तो अगर आपको याद हो तो मैं y की जगह डिस्टेंस लिख दूं और x की जगह टाइम लिख दूं, तो ये फॉर्मूला आपको याद है किस चीज का? वेरी गुड, स्पीड. दैट इज इक्वल टू मैम मीन्स के जो ग्रेडियंट है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्सीलेंट. बिल्कुल ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को. तो I'm just gonna highlight it. Okay, let me make a note here instead. I'll just mm, I'll make a note here. Gradient of distance time graph represents speed. ठीक है, इसको let's make a box और ये याद कर लें. Gradient of distance time graph represents speed. यहाँ पर कोई confusion? नो मैम. ठीक है, पहला ग्राफ हमारा कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और इसका ग्रेडियंट आपको क्या शो करता है? स्पीड. अब हमारे पास चार तरह के ग्राफ्स हैं जो आपने याद करने हैं. दो ग्राफ्स आपके पास स्ट्रेट लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, और एक स्लैंट लाइन है जो कि स्ट्रेट है. और दो ग्राफ्स आपके पास कर्व्स हैं. पहले इन दोनों ग्राफ्स को देखते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका ग्रेडियंट क्या होगा? जीरो. वेरी गुड. क्यों जीरो? क्योंकि आपकी y वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा. राइट, सो योर चेंज इन y इज जीरो. तो x में चेंज आए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फाइनल आंसर जीरो होगा. तो जो ग्रेडियंट है, एंड वी यूज द लेटर लोअर केस m फॉर ग्रेडियंट. ठीक है, आपका जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू योर स्पीड. और स्पीड कितनी है? जीरो. ठीक है. कांस्टेंट हो रही है नहीं. क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैम कोई कांस्टेंट लाइन अगर 5 पे है तो शिफ्ट है, मतलब कुछ इस तरह. आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस 5 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ये कह रहे थे आप? हाँ. हाँ जी जी. अगर आप इसको इमेजिन करें कि यहाँ पर वैल्यू 5 है, तो हाँ जी. एक कार ने 5 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया हुआ है और वो यहाँ पे खड़ी है. टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदल रहा, डिस्टेंस 5 ही है. तो क्या कार आगे मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से? नो मैम. वो तो एक जगह खड़ी हुई है. तो इस केस में आपकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो ही होगी. ठीक है, डिस्टेंस टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस नहीं बदल रहा. इसका मतलब है कि योर कार इज स्टेशनरी. ठीक है, हाँ जी जी. तो इसमें स्टेशनरी है आपकी कार. मैं ये पॉइंट भी लिख लेती हूँ. ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस ग्राफ? मैम इसमें ग्रेडियंट जीरो है. जी, इसमें ग्रेडियंट जीरो है.
Your voice lagged. Can you repeat your question? No, ma'am, it's clear. Okay, great. पहला ग्राफ था हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रेडियंट जीरो यानी कि स्पीड जीरो, यहाँ पर स्पीड इज जीरो। अगला ग्राफ है आपकी स्लांट लाइन, इट्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये स्लांट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आपका जब भी आपके पास स्लैंट लाइन होती है तो आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। योर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्पीड एंड इट्स कांस्टेंट। मैम ये यूनिफॉर्म चेंज है। यूनिफॉर्म चेंज नहीं, यहाँ पे स्पीड में चेंज आ ही नहीं रहा, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज इन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड खुद ही कांस्टेंट है। अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें अगर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रही, वेलोसिटी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? लेकिन मैम ग्रेडियंट तो इंक्रीज कर रहा है। ग्रेडियंट इंक्रीज नहीं हो रहा, स्टीप, अच्छा, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को या स्टीपनेस को। इसकी स्टीपनेस या स्लोप नहीं बदल रही, ये उतने ही एंगल पर है एक्स एक्सिस से। उसका एक्स एक्सिस से एंगल नहीं बदल रहा ना, यानी कि उसकी स्टीपनेस उतनी ही है, डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज नहीं हो रही, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या होती है? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। मैं आपको यहाँ पे अगर कुछ नंबर्स दे दूं, जैसे कि लेट्स से यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है 2 डिस्टेंस, यहाँ पर है डिस्टेंस 4, और यहाँ पर है डिस्टेंस 6। तो अगर आपने ग्रेडियंट निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट्स पिक कर लें, लेट्स से यू पिक दिस पॉइंट राइट हियर, ये वाला, और आप ये पॉइंट पिक, दिस वन राइट हियर। तो चेंज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स हैं 3, x पे 3 है और y पर क्या है? 6 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो अगर आप इसको y2 x2, फाइनल वाले को x2 y2 कर लें और इसको x1 y1 कर लें, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन y कितना है? y2 माइनस y1, और चेंज इन x क्या है? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस y2 क्या, y2 की वैल्यू है 6 और y1 क्या है? 2। x2 की वैल्यू क्या है? 3 और y2 क्या है? x1 क्या है? 1 minus 1। 6 minus 2 is 4 divided by 2, and that is 2। तो थ्रू आउट दिस जर्नी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 2 है, यानी कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है। एक कार कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रही है 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, वो आगे मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी स्पीड सेम है 2 मीटर्स पर सेकंड। अब थोड़ी सी समझ आई यहाँ पे क्या हो रहा है? यस मैम। एनी अदर क्लियर। क्वेश्चन? नो। ओके ग्रेट। तो इन दो केसेस में आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसका कोई नंबर नहीं है, वो स्पीड 0 है और कांस्टेंट है। 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो बदल नहीं रही।
तो इसकी स्पीड 0 है, बदल ही नहीं रही, यानी कि ये भी कांस्टेंट ग्राफ है और ये भी कांस्टेंट ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि आपकी स्पीड 0 है, और यहाँ पर स्पीड इज कांस्टेंट एंड इट्स पॉजिटिव। ओके, अगर वो आपको ऐसा ग्राफ दे देते हैं, ये जो कि ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर मैं अपने ग्राफ का ग्रेडियंट ऑपोजिट कर देती हूँ, जो ग्राफ इस तरह जा रहा होता है ना नीचे को, उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, उधर आपकी स्पीड के साथ नेगेटिव लग जाएगा, और नेगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर रेड लाइन राइट साइड शो करती है, तो व्हाइट लाइन विल शो विच डायरेक्शन, लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, इस तरह भी हम यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट नेगेटिव है, उसका मतलब है द कार इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि आपको ऐसा ग्राफ आ सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में, कि वो आपको इस तरह डिस्टेंस एंड ग्राफ दें, पहले ऐसे थे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर द कार वाज मूविंग फॉरवर्ड, राइट साइड पे जा रही थी विद अ कांस्टेंट स्पीड, फिर कार थोड़ी देर रुक गई, एंड देन इट started moving in the opposite direction left side with a constant speed। ये ग्राफ थोड़ी सी समझ आई कि आपको ये दोनों लाइंस कैसे गिवन हो सकती हैं, रेड और वाइट लाइन। मैम मैम ये जो डायरेक्शन आपने की सही नहीं। ग्राफ मैम ये जो आपने अभी ग्राफ बनाया है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाली लाइन है, वो ये नहीं शो कर रही कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है नहीं, राइट साइड पे? वो शो कर रहा है कि आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। ओके सही है, हाँ जी, ओके ठीक समझा। है, जी। और बस ये क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन? नो। मैम और डायरेक्शन डायरेक्शन का क्या? कह रही है कि पहली लाइन राइट साइड पे और दूसरी लेफ्ट पे। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी। मैम आपने कहा था ना ये जो पहली लाइन है राइट साइड पे है रेड वाली, जी, तो आप ये कैसे कह रही हैं कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि राइट साइड पे है? हाँ जी। असल में ये हमने अपनी आसानी के लिए कुछ रूल्स सेट कर लिए होते हैं, हम वो फॉलो कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि रेड लाइन राइट साइड पे है। अगर वो आपको बता दे कि लेट्स से क्वेश्चन ऐसे है कि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 2 है। अगर वो आपको कह दे दैट द कार t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक कार इज गोइंग टू द लेफ्ट साइड, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये जो वाइट लाइन है इट्स गोइंग ऑपोजिट टू दैट रेड लाइन। अगर ये लेफ्ट है तो वाइट वाली फिर राइट हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि पॉजिटिव ग्रेडियंट इज राइट साइड या फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव ग्रेडियंट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिकली आपने यही समझ जाना है कि पॉजिटिव ग्रेडियंट इज राइट साइड या फॉरवर्ड, एंड नेगेटिव ग्रेडियंट इज लेफ्ट साइड या बैकवर्ड। लेकिन अगर उसने खुद बता दिया आपको कि रेड लाइन जो है वो लेफ्ट साइड है, तो फिर उस केस में जब वो खुद स्पेसिफाई कर दे कि पॉजिटिव ग्रेडियंट आपका लेफ्ट है, तो ये वाइट लाइन फिर आपकी राइट हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट। अब समझ आ गई? यस मैम, और ये जो सेकंड ग्राफ था, जी दोबारा बोलें। ये आप छोटी सी स्क्रीन इस तरफ करें, मतलब सेकंड ग्राफ है। हाँ जी जी, यही वाला।
इसके अंदर मैम आप ये वाली व्हाइट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? इसमें रेड लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, सो दैट इज प्रोबेबली राइट या फॉरवर्ड। और जो वाइट लाइन है, मैं इसको रेड कर देती हूँ, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो दैट इज राइट एंड फॉरवर्ड। और जो वाइट लाइन है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है, तो दैट इज योर लेफ्ट या बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया? यस मैम। और मैम इसके अंदर ये वाली सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? जो स्पीड है जीरो पे कांस्टेंट हो, इस क्वेश्चन में स्पीड जीरो पे कांस्टेंट हो सकती है? जीरो का क्या मतलब? जीरो मतलब कि जीरो स्पीड है, इंक्रीज नहीं हो रही। यहाँ पर हाँ जी जी। जी स्पीड कांस्टेंट है। असल में हुआ ये है कि हमने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना इस टाइम पे जीरो पे शुरू की है, और इस टाइम पे जब डिस्टेंस जीरो था शुरू किया, और हमने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना इस टाइम पे शुरू किया। क्या पता कार पहले ही मूव करती हुई कांस्टेंट स्पीड से आ रही हो, लेकिन हमने रिकॉर्ड करना यहाँ पे शुरू किया, इसलिए हमारा टाइम भी जीरो है और हमारा डिस्टेंस भी जीरो था इस टाइम पे। मे बी द कार इज मूविंग बिफोर दैट, वो एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड करना इस टाइम पे शुरू किया, इसलिए यहाँ पर जीरो जीरो है। और मैम ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद हमें ये पता लगा कि वो कांस्टेंट स्पीड 2 थी। हाँ जी, ग्रेडियंट फाइंड करने से हमें उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया कि वो टू था। एनी अदर क्वेश्चन? इज दैट ऑल? कोई और क्वेश्चन आपका? Yes, मैम। नो मैम। ओके ग्रेट। तो अब आपने ये समझ लिया है कि स्ट्रेट लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल पे जीरो और यहाँ पर कांस्टेंट। अब जो कर्व्स हैं, आपके पास दो तरह के कर्व्स हैं, इधर अपवर्ड फेसिंग कर्व और ये डाउनवर्ड फेसिंग कर्व। कर्व्स में आपकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, these two curves changing speed। यहाँ पर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ये बस आप याद कर लें। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आपको मैंने बताना था कि कर्व्स पे हम ये जो ग्रेडियंट का सिंपल फॉर्मूला है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स, लेकिन वो अभी आपके इसमें स्कोप ऑफ कोर्स की स्कोप में नहीं है, तो वी विल जस्ट यूज अ सिंपल आइडिया ऑफ टेंजेंट्स। मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड पाथ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इस पॉइंट पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, राइट देयर। फिर मैंने इस पॉइंट पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, जस्ट लाइक दैट। तो आपको एक मिनट, इट्स क्लियर कि ये वाली स्लोप इससे ज्यादा है। क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इधर मैं इसको यहाँ पर ले आऊं और इसको भी यहाँ पर लेकर इन दोनों को अटैच करूं, तो आपको पता चल रहा है ना कि येलो वाली स्लोप वाइट वाली से ज्यादा है। यस मैम। स्लोप कहते हैं स्टीपनेस को। जैसे कि अगर आपके पास एक कार होती और उसने इस रोड पर चलना होता, तो ये वाला रोड ज्यादा स्टीप है वाइट वाले से। सो इट्स अपेरेंट कि अपवर्ड फेसिंग कर्व में आपका ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, आपकी स्लोप इंक्रीज होती है, इसलिए हम मैम कंक्लूड करते हैं कि येलो स्पीड इंक्रीज हो रही है। जी जी, मैम येलो ग्रेडियंट की स्पीड ज्यादा है। येलो ग्रेडियंट ज्यादा है क्योंकि ये जी। स्टीप है। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। कोई भी चीज कितनी स्टीप है, आपको नजर आ रहा है कि येलो स्टीप है,
वाइट लाइन से, यानी कि येलो का ग्रेडियंट वाइट के ग्रेडियंट से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द कर्व आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। तो ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है? ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज। इज दैट ओके ना? यस मैम। उसी तरह इस डाउनवर्ड फेसिंग कर्व में अगर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे ग्रेडियंट देखना हो, और वैसे ये बात याद रखिए कि कर्व्स में आपको वो ग्रेडियंट निकालने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। और ये टेंजेंट्स भी मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज करने में आसानी के लिए बना के दिखा रही हूँ। यू डोंट हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स। ये एक जी जी ग्रेडियंट करते हैं ग्रेडियंट। दोबारा बोले। हम लोगों ने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। मैंने टेंजेंट्स इसलिए ड्रॉ किए हैं कि ये टेंजेंट्स इनकी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ग्राफ के इंक्रीज होने से उसकी स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टेंजेंट्स मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं कि मैं आपको दिखा सकूं कि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, और उसका मतलब है स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर मैं आपको सिंपल ये बता दूं अपवर्ड फेसिंग कर्व स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ऐसे समझेंगे कि ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग लाइक दैट। और ग्रेडियंट इंक्रीज हम कैसे बना दिखा सकते हैं? टेंजेंट्स से, इसलिए मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। इसी तरह डाउनवर्ड फेसिंग कर्व में भी आई विल ड्रॉ टू पॉइंट्स। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ। मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगी, मैं उनको कंपेयर करूंगी कि एक टेंजेंट, और मैं इन दोनों टेंजेंट्स को कंपेयर करूंगी। ये एक इधर और एक इधर। अब आपको नजर आ रहे हैं? क्या मुझे आप बताएं कि येलो वाला ज्यादा स्टीप है कि ब्लू वाला? येलो। सॉरी, वाइट। जी जी, वाइट। वाइट वाला स्टीप है कि ब्लू? वाइट। जी। तो आप देखें कि जैसे जैसे ग्राफ कर्व हो रहा है ये वाला, तो आपकी स्लोप डिक्रीज हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है तो स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात है। दोबारा बताती हूँ, आपके पास दो तरह के कर्व्स हैं, एक अपवर्ड फेसिंग कर्व, एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व। अपवर्ड फेसिंग कर्व में आपका ग्रेडियंट इंक्रीज करता है, यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। डाउनवर्ड फेसिंग कर्व में आपका ग्रेडियंट डिक्रीज करता है, यानी कि आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो रिकैप, चार तरह के आपके पास ग्राफ्स हैं, दो स्ट्रेट लाइंस और दो कर्व्स। जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0, स्लैंट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट, अपवर्ड फेसिंग कर्व का ग्रेडियंट इंक्रीज और डाउनवर्ड फेसिंग कर्व का डिक्रीज। You can mute yourself if you want, लेकिन you have to say it out loud at least 3 times. Repeat it with me. Uh, Horizontal line, gradient is 0. Slant line, gradient is constant. Upward facing curve, gradient increases. Downward facing curve, gradient decreases. 2 more times to go. Horizontal line, gradient is 0. Slant line, gradient constant. Upward facing curve, gradient increases. Downward facing curve, gradient decreases. One last time. Horizontal line, gradient is 0. Slant line, gradient is constant. Upward facing curve, gradient is increasing. Downward facing curve, gradient is decreasing. Zen, I want you to go and repeat these 4 things for me.
Ma'am, um, gradient of upward facing curve is increasing, gradient of downward facing curve is decreasing, and gradient of straight line, horizontal, a vertical straight Yes, line horizontal. is a horizontal straight line is 0, and the gradient of um, Slant line, J slant is line constant. is constant. वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये थे तो मैम हमारे। यस, ये गो जो अहेड। आखिरी दो ग्राफ हैं जी। इनके अंदर मैम ये जरूरी नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट ही इंक्रीज हो रही हो। नहीं, जरूरी नहीं है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म होता है। जी हाँ जी। स्पीड इंक्रीज हो रही है यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। ओके। हाँ जी। अच्छा, पहले चार थे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगले चार है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ्स। इनको करने से पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात है। ठीक हो गया। अब मैं चार लाइंस बताऊंगी, आप लोगों से एक करके पूछूंगी, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, हुसनैन आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है। 0 मैम। वेरी गुड। देन आप मुझे कांस्टेंट। बताएं। यस। मैम यहाँ पे मैं कांस्टेंट भी कह सकता था पहले ग्राफ में। नहीं, कह सकते हैं, लेकिन जीरो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कांस्टेंट से कंफ्यूजन हो जाती है कि ये भी तो कांस्टेंट है। यहाँ पर जीरो है। जीरो इज द बेस्ट वे टू से। टेक्निकली कांस्टेंट वुड बी राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उसका मार्क मिलेगा एग्जाम में, तो आपको जीरो ही कहना है। सेकेंड ग्राफ में ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। ओके, जैन अब आप मुझे बताएं यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है। इंक्रीजिंग। जी, gradient is increasing। हुसनैन आप मुझे बताएं यहाँ पे gradient क्या है। डिक्रीजिंग। decrease। excellent। और लास्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि gradient क्या होता है, change in y divided by change in x। y पर स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि change in y divided by change in x पे क्या है, टाइम। तो मुझे बताएं कि ये चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलेंट, एक्सेलरेशन। इससे हमें क्या पता चला है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर पॉइंट लिखूंगी, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ represents एक्सेलरेशन। अगर आपको पहले चार ग्राफ्स याद हो गए हैं तो ये भी आपको याद हो गए। तो मैं बस यहाँ पर एक और छोटी सी चीज करूंगी कि I मैम will अगर हम write, लोग स्पीड को टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं आएगी। नहीं, अगर हम स्पीड को ओ टाइम से डिवाइड करें सॉरी सर। जी एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में। ओके, तो वेलोसिटी या स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
तो आई विल जस्ट डू वन मोर थिंग कि मैं यहाँ पर ग्रेडियंट के सामने एक्सेलरेशन लिख दूंगी. Acceleration. So your acceleration is equal to your gradient and that is 0. यहाँ पर constant, यहाँ पर increasing और यहाँ पर decreasing. Any question? No. Very good. तो आपके पास ये 8 graphs थे जो बहुत important है. आपके पास हैं, you have distance time graphs और आपके पास हैं speed time graph. ठीक है, आपके पास हैं distance time graphs और speed time graphs. Distance time graphs give you speed or speed time graphs give you acceleration. 0, constant, increase, decrease. 0, constant, increase, decrease. याद हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए. आगे हम और करेंगे. मैम ये डायरेक्शन वाली बात याद रखना जरूरी है. ये वाली? हाँ जी जी. जी, ये बात याद रखना जरूरी है. जी. थर्ड कैटेगरी है हमारी ग्राफ्स की, स्पीड टाइम ग्राफ की. हमारे पास सॉरी, गिव मी 1 मिनट. Okay, let's resume. अब हम ये दोनों ग्राफ्स दोबारा लेंगे और इनके बारे में एक दो चीज और पढ़ेंगे. आपको वो क्वेश्चन देते हैं कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ्स मौजूद हैं. कैन यू गाइस हियर मी? Yes, ma'am. आपको स्पीड टाइम ग्राफ्स गिवन है और वो आपको कहते हैं कि लेट्स से अ कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड फॉर some amount of time. Let's say, okay, let me draw a specific case. यहाँ पर टाइम है 10 seconds. 10. So they tell you that a car is moving at a constant speed for 10 seconds. How far has the car traveled? यानी कि अब आपसे पूछेंगे कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो ग्राफ से आप कैसे फाइंड करेंगे? यू विल फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं. आप क्या करेंगे, ये जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड्स लाइक दैट एंड you formed a rectangle, right? और आपको ये थोड़ा सा मैंने एक्यूरेट ड्रॉ नहीं किया तो एक्सक्यूज दैट, लेकिन आपको अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए. लेंथ इनटू विड्थ. हॉरिजॉन्टल आपकी लेंथ है और ये है आपकी विड्थ. ठीक है, अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो यू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ. और आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए एरिया के, जैसे कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? यू विल फॉर्म अ रेक्टेंगल और आप उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे. इसी तरह अगर आपके पास एक स्लैंट लाइन है उसका एरिया कैसे फाइंड करना है? जैसे हमने पहले ग्राफ में एंड पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड की है डाउनवर्ड्स, यू विल डू द सेम विद दैट. और आप देखेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ओके, ये कौन सी शेप बन गई है? राइट एंगल ट्रायंगल. कैन यू गाइस सी दैट? Yes, ma'am. ओके, और
और इसका फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होती है? ये बेस है और ये है उसकी हाइट। Okay, so you guys need to remember these two formulas, length into width और half base into height. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास गिवन है स्पीड और टाइम, राइट? तो मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यस मैम यस, हमारी सिलेबस में ट्राइपीजियन का भी है। हाँ जी, आपके सिलेबस में ट्रेपेजियम का भी है, मैं आगे वही आपको दिखाने लगती हूँ। ओके, पहले हम समझ लेते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ हम ऐसे फाइंड करते क्यों है, मतलब डिस्टेंस ऐसे क्यों फाइंड करते हैं। तो अगर आप स्पीड का फॉर्मूला देखिए वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई दिस टाइम विद स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप देखें तो स्पीड आपके पास है इतनी, यानी कि 0 से इधर तक, तो ये आपकी विड्थ बन रही है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है आपका, इतना, तो ये आपकी लेंथ बन रही है, लेंथ। तो विड्थ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका एरिया अंडर ग्राफ हो गया। दोबारा रिपीट करती हूँ, डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, एंड दैट इज योर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय योर विड्थ। वैसे ये बात आपको याद रखना जरूरी नहीं है बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। What you need to remember is this point. Area under speed time graph gives distance. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अच्छा, अब जो ट्रेपीजियम वाली बात थी, लेट्स लुक एट दैट। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और उसमें वो ये दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, पहले वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आपकी स्पीड कॉन्स्ट, आपका सॉरी ये स्पीड इंक्रीजिंग है यानी कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फिर डिक्रीजिंग आ गया, लाइक दैट। तो उन्होंने तीनों शेप्स को कंबाइन कर दिया, बस कंबाइन करने से एक ट्रेपीजियम बन गया। इस शेप को ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसमें दो पैरेलल लाइंस हो और फिर दो किसी भी तरह की लाइंस कनेक्ट हो रही हो आपस में, बस उसमें दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इस शेप को ट्रेपीजियम कहते हैं। So there's like two parallel lines here. इसके दो तरीके एरिया फाइंड करने के। पहला तरीका सिंपल सा कि आप इसके एरिया का फॉर्मूला याद कर लें, और इसके एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2। अगर ये पैरेलल साइड ए है और ये पैरेलल साइड बी है तो इन दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, जिसको हम एच कहते हैं, एच। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं एंड दैट इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरा एक और इजियर मेथड है लेकिन इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं। आई विल रेकमेंड लर्निंग द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपीजियम, बट इट्स रियली अप टू यू, लाइक दैट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस शेप को ब्रेक डाउन कर लें इनटू मोर शेप्स। You can break this down into multiple shapes like that. Just a second. So if you break it down, you see कि आपके पास तीन shapes बन गई हैं।
आपके पास एक ये ट्रायंगल है, then you have this rectangle or square in the center, and then you have another triangle on this side. Can you guys see these three shapes? तो अब यहाँ पे area of triangle का formula लगा लें. This is, let's say 1, this is 2, this is 3. तो आप area 1 का निकाल लें, half base into height. आप area 2 का निकाल लें, length into width. और आप area third shape का निकाल लें, half base into height. And then you can just add these three areas. Total area या फिर आपका जो distance है, that will be equal to area 1 plus area 2 plus area 3. Any confusion? No, ma'am. Okay, so those were all of your graphs. Let's recap the graphs. You have a horizontal line, a slant line, an increasing graph, a decreasing graph. यहाँ पर speed 0, यहाँ पर speed constant, speed increasing, speed decreasing. Speed time graph में acceleration 0, acceleration constant, acceleration increasing, acceleration decreasing. और अगर आपके पास ये graphs हों, speed time graph, तो area under speed time graph gives you distance. Any question about these graphs? No, ma'am. Okay. Let me recap these graphs here, like that. Summary अगर हम इसकी करें तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं. यहाँ पे मैंने स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दी क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ही बात है, स्पीड और वेलोसिटी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? स्पीड. और स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको देता है एक्सेलरेशन. यहाँ पर ग्रेडियंट 0, constant, increasing, decreasing. It's like an upward facing arrow means increasing, downward facing arrow means decreasing. Velocity time graphs में आपको gradient देता है acceleration. यहाँ पर gradient constant. Oh sorry. Horizontal line का gradient 0, constant, increasing, decreasing. Thirdly, area under graph gives you distance. Area under velocity time graph gives you distance. तो आपके पास एक horizontal line हो सकती है, slant line हो सकती है. हॉरिजॉन्टल लाइन में आप रेक्टेंगल बना लेंगे और उसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ. स्लैंट लाइन में आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट. और ट्रेपेजियम में यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 3 shapes and find the area like that by adding these 3 areas. Or you can use the formula of a trapezium जो कि है 1/2 sum of parallel sides यानी कि a plus b multiplied by distance between the parallel sides height. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Any question about these graphs? मैम एक ये कि आपने कहा Sorry, your voice. मैम क्वेश्चन ये है कि जो एक रेक्टेंगल वाला ग्राफ था, आपने इसका कहा था कि एक जो हाइट है और एक जो इसकी विड्थ है, इन दोनों को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं. तो वो गलत हो सकता है कुछ केसेस में, जिस तरह ट्रायंगल वाले केस में. हाँ जी. वो गलत नहीं हो सकता. उसकी वजह ये है कि ये देखें, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये भी एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये हाफ ट्रायंगल है, राइट? इसकी बेस जी. ये है और इसकी हाइट ये है, यानी कि लेंथ ये हो गई और विड्थ ये हो गई. तो अगर आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा ट्रायंगल बन चुका. इसलिए हम 1/2 लगाते हैं, हाफ करने से वो ट्रायंगल बन जाता है. सो जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था वो एक रेक्टेंगल के लिए है, और अगर आपने दूसरी शेप्स के लिए करना है, यू विल हैव टू
वर्क अकॉर्डिंगली। इस शेप के लिए अगर आप लेंथ इनटू विड्थ करते हैं तो आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ पूरे रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास ट्रायंगल हाफ है, इसलिए हम उसके साथ 1/2 लगाते हैं।